हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जोन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के टॉपिक ऊष्मा के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन है की चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, अणुओं का भार बढ़ जाएगा, अणुओं का भार घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, जब हम किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे तो अणुओं की चाल हमारी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। ऑप्शन है उसके अणुओं की ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। ऑप्शन है उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा सदैव कैसे चलती है, उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु में जाएगी। तो इसमें दिया है ऑप्शन हमारा, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। तो यही आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, ऑप्शन है गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब हम किसी वस्तु में ताप की वृद्धि करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो हमारा क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की, ऑप्शन है की ऊर्जा बढ़ जाती है, की चाल घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है, अणुओं का भार बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो उसकी चाल क्या होगी, स्पीड भी उसकी घटेगी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चाल घटेगी। अगर यही टेम्परेचर हम बढ़ाते तो स्पीड क्या होती, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की वस्तु है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। ऑप्शन है डेवी, रमफोर्ड, सेल्सिया, फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर होगा हमारा फ़ारेनहाइट ने दिया। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया। ऑप्शन है रमफोर्ड, जूल, डेवी, सेल्सिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डेवी ने। अगला क्वेश्चन है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, ऑप्शन है 4146 जूल प्रति किलो कैलोरी, 4.186 जूल प्रति कैलोरी, 4.186 × 10⁻⁷, यहाँ पे होगा जूल है प्रति कैलोरी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, देखिए यूनिट, देखिए यूनिट हमारा सब क्या है, सेम ही है। और यहाँ 4146 किया है तो अपान किया दिया है किलो, तो यहाँ जूल प्रति कैलोरी किया है। अब यहाँ पे हो जाएगा किलो जूल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी आंसर सही हैं, ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही है।
ऑप्शन है W/Q - J, W+Q = J, Q/W = J, J/Q = W। तो इसका राइट आंसर होगा W/Q - J। अगला क्वेश्चन है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है या मथा जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है? ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। जब हम किसी पानी को हम मथेंगे तो उसमें हम कौन सा कार्य करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा रहेगी, तो यांत्रिक ऊर्जा को हम किस में बदल रहे हैं? गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण हम किस में कर रहे हैं? ऊष्मीय ऊर्जा में कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? ऑप्शन है जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? ऑप्शन है शीतकालीन में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, पानी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे गर्म जल हो जाता है, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। ऑप्शन है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा केल्विन। एसआई मात्रक हमारा केल्विन होता है ताप का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, और ये तीनों मात्रक हमारे ऊष्मा के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन है 4.2 जूल, 4.2 × 10⁻² जूल, 4.2 × 10⁻³ जूल, 4 × 2 × 10⁻4 जूल। तो इसका राइट आंसर होगा, हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर हमारा होता है 4.18 जूल होता है। अब इसमें पूछा है 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, तो हम क्या करेंगे 4.18 × 10⁻³ किलो जूल। अब किलो कर दिया है तो हमारा 10⁻³ होगा, तो यही राइट आंसर होगा हमारा सी, 4.2 × 10⁻³ जूल। अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। ऑप्शन है अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, आधार तल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल रही है, गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल रही है, इसलिए जल का तापमान अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऑप्शन है रेगिस्तानी पौधों को छाया में बैठकर, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर, अपने शरीर में पानी का संचय करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। ये ऊंट में एक अनैच्छिक क्रिया होती है।
और देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम सरासर गलत होगा। रेगिस्तानी पौधों को छाया मिले, क्योंकि रेगिस्तान में पौधे होते नहीं, जो पौधे होते हैं उसमें कोई छाया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा घट जाएगा। जब हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घटेगा। अगला क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस, ऑप्शन है कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्की होती है, कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है सीबेक के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हमारा सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। ऑप्शन है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, तापयुग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण तापमाप उच्च तापमापी से, नाइट्रोजन गैस तापमापी से। अब देखिए इसमें पूछा अत्यधिक ऊंचे तापमान, अर्थात 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान हम किस में मापेंगे? पूर्ण विकिरण तापमापी से मापेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है सीबेक के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, स्टीफन के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा स्टीफन के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है तापयुग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? ऑप्शन है हमारा एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक है, एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, क्योंकि हमारे पारे का जो है, पारे का हिमांक बिंदु अधिकतम -39 डिग्री सेल्सियस है, और जबकि एल्कोहल का हिमांक बिंदु जिस पर वो बर्फ बनेगा अधिकतम -19 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसे पानी का टेम्परेचर कम हुआ तो ये पारा हमारा क्या हो जाएगा? जम जाएगा। लेकिन ये जैसे 40 हो गया, 45 हो गया, 46, 47, 50, 100 तक ये भी जमेगा नहीं एल्कोहल, इसलिए हम एल्कोहल तापमापी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन है दो अधातुओं द्वारा, दो एक सादृश्य धातुओं द्वारा, दो अदृश्य धातुओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दो अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? अब देखिए हमारा होता है, ऑप्शन दिया है F+32/9 = C/5, और अगला ऑप्शन है F-32/9 = C/5, C-5/9 = CF/32, F-5/9 = CF/32। तो हमारा होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है, रिलेशन। C/5 = F-32/9। अब देखिए
यही बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि F -32/9 इक्वल टू C/5 दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस तापक्रम, यहाँ पे तापक्रम होगा, पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। अब देखिए सेल्सियस कहा है ना, सेल्सियस पहले हमारा क्या पूछा है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसमें पूछा है, और हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तब देखिए इसमें दिया है 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, और 32 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री सेल्सियस। इसमें पहले पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, सेल्सियस पे 100 और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। अब देखिए इसमें पूछा है परम शून्य ताप, जिस पे परम शून्य ताप पर वस्तुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, हमारी शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। ऑप्शन है 280, 290, 300, 310। तो हमारा सूत्र होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में संबंध K-273 बराबर C। अब केल्विन में पूछा है तो के, अब यहाँ पे C हम 37 सामान्य मनुष्य के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अब यहाँ पे हम रखेंगे के बराबर 273 प्लस 37, यही हमारा राइट आंसर होगा 310 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। इसका राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर सेल्सियस हमको निकालना है, C/5 करेंगे, यहाँ C/5 करेंगे। अब 212 दिया है, 212 माइनस 32/9, तो यहाँ करेंगे C/5 बराबर, ये घटेगा हमारा 0, ये 8, ये 1/9, तो C बराबर हमारा होगा 100 आ जाएगा, ये गुणा होगा 20 × 5 डिग्री सेल्सियस। तो यही C ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा। अब पूछा है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री, तो हम C के स्थान पे क्या रखेंगे, 0/5 इक्वल टू F -32/9। तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, और ये भी इसके मल्टीपल में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो F बराबर हमारा क्या बचेगा, F -32 है, -0 होगा, तो F इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो यही बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा। अब देखिए इसमें हमको डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है C/5 बराबर, अभी F के स्थान पे हम क्या रखेंगे,
98.4 माइनस 32/9। तो ये C/5 इक्वल टू, ये हम घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा बचेगा 6.4, नहीं ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 5 और ये 6 होगा अपॉन 9। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग में आएगा 36 इंटू 8 9 डिग्री सेल्सियस। तो यही बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान होता है। अब देखिए फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, जब C बराबर 100 होगा तब हमारा डिग्री सेल्सियस में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ये हम करेंगे 100/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये हो जाएगा 20। तो इसका हम गुणा करेंगे, F माइनस 32 बराबर 180। अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा F बराबर होगा 212। तो यही डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सभी असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अब हम इसे कैसे बदलेंगे, 60/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये हमारा कटेगा तो 12 होगा, ये बचेगा, गुणा होगा तो 108 प्लस 32। तो हम क्या करेंगे इसे, 10 4 1। तो ऑप्शन हमारा दिया है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम आंसर हमारा होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, धातु की चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। ऑप्शन है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता, इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए हम केतली में लकड़ी का हैंडल यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है अचानक ही गिलास विस्तारित होता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रकृति में या मतलब मिल जाता है। ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन होगा अचानक ही गिलास का विस्तारित हो जाता है, इसलिए कांच की गिलास जो होती है हमारी वो चिटक जाती है या फूट जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि जल को 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो
जल का आयतन क्या होगा? ऑप्शन है जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, फिर बढ़ेगा। जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा। जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, फिर उसके बाद बढ़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फटता है, क्यों? इसका ऑप्शन है हमारा, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाती है। गर्मी के कारण रबड़ कमज़ोर हो जाता है, गर्मी के कारण काला हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें पूछा है साइकिल के ट्यूब जो है गर्मियों में फट क्यों जाते हैं। अब देखिए इसका हमारा राइट आंसर होगा गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाती है। तो इसलिए गर्मियों में हमें ट्यूब में हवा कम भरनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, दोगुना होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका राइट आंसर होगा बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन है क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए रेल की पटरियों के बीच हमारा जहाँ जोड़ते हैं वहाँ पर थोड़ा गैप रहता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की विधि है। ऑप्शन चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊष्मा चालन में भी होता है, संवहन के द्वारा भी होता है और विकिरण के द्वारा। चालन हमेशा ठोस वस्तु में होता है, संवहन द्रव और गैस में, विकिरण ये जैसे सूर्य की किरण है विकिरण के द्वारा ही आती है, इसके लिए बिना माध्यम की भी आवश्यकता होती है, ये बिना माध्यम में भी संचरण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, तीनों। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चालन, क्योंकि चालन हमारा किसमें ठोस में होता है, तो ठोस में ऐसे कण रहते हैं तो ये कहीं जाते नहीं, जब यहाँ पे गर्म किया जाता है तो ये अणु ऊर्जा यहीं पे रहेंगे, ये अणु कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन ये अणु दूसरे अणु को ऊर्जा दे देंगे, ये तीसरे के ऐसे देते रहेंगे, तो ये पूरा हमारा ये पदार्थ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। और संवहन में जैसे ये पानी है, पानी हम गर्म करेंगे, नीचे से गर्म करेंगे तो ये जो पानी है ये ऊर्जा ले करके ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो यही क्रिया के द्वारा हमारा पूरा जल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से सभी। तो दिया है इसमें द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा संवहन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। ऑप्शन है चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा संवहन के कारण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ऑप्शन है संवहन, विकिरण, संलयन, ताप विनिमय। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा विकिरण के माध्यम से, क्योंकि इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में बिना माध्यम के कण गति करते हैं? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा विकिरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन है जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पारा। देखिए, जैसे हम यूज करते हैं थर्मामीटर में हम पारा का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से भी ऊष्मा पाता है तो ये विस्तृत हो जाता है, इसलिए पारा सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक है। अगला क्वेश्चन है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा ऑप्शन है कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। ऑप्शन है दाब के, पौधे में वृद्धि की, ऊष्मीय विकिरण की, वायु की गति की। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऊष्मीय विकिरण के। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? ऑप्शन है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी गुटके के ताप से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो हम जानते हैं लोहा ऊष्मा का क्या होता है, चालक होता है, और लकड़ी हमारी क्या होती है, कुचालक होती है। इसलिए ठंडे के दिनों में लोहा ठंडा लगता है। यही बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव में अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? ऑप्शन है बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा झील की बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगा? ऑप्शन है गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गर्म होगी। जब कमरा बंद रहेगा तो अणु एक दूसरे में टकराएंगे, जिससे हमारी क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी और कमरा गर्म बना रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।